छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस टकराव का कोई मौका नहीं छोड़ते। देश और प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना के हालात और प्रदेश सरकार की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। बघेल सरकार ने लिखित में केंद्र को सुझाव भी दिए। इसके साथ ही बघेल सरकार ने केंद्र के सामने मुफ्त में कोरोना वैक्सीन की मांग भी रखी। इसके पहले मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र से बजट और जीएसटी का बकाया रिलीज करने का आग्रह किया था। देखिए, हम लोगों ने तो पहले 30,000 करोड़ की मांग की थी, मिला कुछ नहीं है। बल्कि जीएसटी हमारे हक का था, वो भी अभी तक नहीं मिला है। अब ये है कि हमको केवल आरटीपीसीआर की जो किट है और पीपी किट है वही मिलता रहा है, लेकिन बाद में तो सारे जांच के भी और वेंटिलेटर और आईसीयू ये सब बेड हम लोगों ने पूरी पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया और उसके कारण से जो कोरोना के मरीजों को वो परेशानी नहीं हुई जो दूसरे जगह दिखाई या सुनने को मिल रहा है। बजटरी सपोर्ट और होना चाहिए। पैसे के मामले में केंद्र सरकार से कोई भी सहयोग आना बंद हो गया है। मटेरियल के नाम पे पहले आता था, अब मटेरियल मिलने लगा है मार्केट में, सामान्य रूप से आसानी से मटेरियल मिल जाता है। तो मटेरियल सप्लाई में कोई विशेष सहयोग हमको नहीं चाहिए। राशि हमको केंद्र सरकार उपलब्ध कराए और वैक्सीन, जैसे ही वैक्सीन आती है तो जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक मात्रा में छत्तीसगढ़ को वैक्सीन केंद्र सरकार उपलब्ध कराए। राज्य सरकार की बजट की मांग पर बीजेपी बिफर गई है। बीजेपी का कहना है कि सरकार अपने भरोसे पर कुछ नहीं कर सकती, हर उपलब्धियों को खुद का मानती है और जो दिक्कतें हैं उसका ठीकरा केंद्र पर फोड़ देती है। पैसे की कोरोना के लिए कोई कमी नहीं है। जब डीएमएफ फंड से पैसा खर्च करने के लिए अधिकार दिया है, जब आपदा प्रबंधन से पैसा खर्च करने का अधिकार दिया है, विभिन्न प्रकार की योजनाओं से पैसा खर्च करने का अधिकार दिया है, तो पैसे की कमी कहाँ है? जरा बताएं, डीएमएफ में पैसा 3,000 करोड़ खर्च करने का अधिकार है, उसको खर्च क्यों नहीं कर रहे? तो खाली अपनी असक्षमता को छुपा रहे हैं। जब सरकार आपने बनाई है तो फिर दूसरे के ऊपर में आप आरोप प्रत्यारोप या दूसरे से मांग, दूसरे से अपेक्षा क्यों करते हैं? कोरोना संकट आने वाले समय में तेजी से पैर पसार सकता है। प्रदेश में मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में अगर आने वाले समय में राज्य और केंद्र में तनातनी बढ़ी तो इस महामारी को कंट्रोल करने में, समन्वय में दिक्कत आ सकती है। लिहाजा दोनों ही दलों को राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के हित में फैसले लेने और सरकार को सहयोग करने की जरूरत है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। बात बनती क्यों नहीं? जी हां, बात क्यों नहीं बन पा रही है? जब से कोरोना संकट आया है तब से किसी न किसी बात को लेकर राज्य और केंद्र में तनातनी की नौबत है। कभी रेल चलाने को लेकर, कभी मजदूर वापसी को लेकर, कभी फंड को लेकर, कभी टेस्टिंग किट को लेकर लगातार ये नोक-झोंक चलती रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ में एक समय हालात बेहद कंट्रोल में थे, उसके बाद हालात बेहद तेजी के साथ बिगड़े। सितंबर का वो महीना था, फिर थोड़े सुधरे और अब माना जा रहा है कि एक बार फिर से कोरोना के जो संकट है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि बढ़ोतरी सिर्फ प्रदेश नहीं बल्कि देश और दुनिया भर में हो रही है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ हो रहा है? आज प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने इसमें भी भाग लिया। मांग एक ही रही है बजट को लेकर, और बजट को लेकर दोनों केंद्र और प्रदेश आमने सामने भी रहे। हालांकि भाजपा का कहना है कि बहुत सारे फंड हैं, डीएमएफ से लेकर आपदा प्रबंधन, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, केंद्र की ओर बार बार ताकना गलत है। सियासत साथ साथ कोरोना के चल रही है। चर्चा आज इसी पर। खास मेहमान हमारे साथ हैं कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। अजय साहू जी कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत। हमारे साथ डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी हैं, कोविड इंचार्ज हैं पालको मेडिकल सेंटर के, बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका भी। अजय साहू जी, बैठक आज हुई है, मुख्यमंत्री ने बजट को लेकर कहा है कि हमने पहले भी पैसे मांगे थे और जीएसटी का भी पैसा नहीं मिल पाया। कुल मिलाकर बजट को लेकर केंद्र से नाराजगी यहाँ पर सामने आई, जबकि भाजपा का कहना है कि बहुत से फंड है जिनका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। देखिए अभिषेक जी, हमारी सरकार ने अब तक जो कोरोना से लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जो स्थिति में हम इस प्रदेश को लेकर आ पाए हैं, वो अपने खुद के जो हमारे संसाधन थे उसी के माध्यम से हम न केवल प्रदेश को बचाने में सफल हुए हैं, बल्कि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में भी हमारी सरकार ने बहुत हद तक सफलता पाई है। हमारी सजगता का ही कारण है कि जहां एक ओर हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर हमारी सरकार यह भी ख्याल कर रही थी, जहां पर पूरा देश जो है वो आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है,
तो ऐसी परिस्थिति में हम छत्तीसगढ़ को उस मंदी से अछूता कैसे रख सकें, इस दिशा में भी हमारी सरकार ने काम किया है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि दिवाली में जो बम्पर जो व्यवसाय हुआ है, लोगों के चेहरे खिले हुए थे, वो हमारी सरकार का जो रोड मैप था, हमने किसानों की जेब में पैसा डाला और वो किसान जो है वो बाजार को एक तरह से मेंटेन करके उसने रखने की स्थिति में छत्तीसगढ़ को रखा। यही कारण है कि हम आर्थिक स्थिति से भी मजबूत रहे हैं। विपक्ष जो है वो हम पर बार बार आरोप लगाता है कि हम हर बार पैसे का रोना रोते हैं। हम पैसे का रोना क्यों ना रोएं? जो हमारा अधिकार है, जीएसटी का पैसा, जीएसटी हम कलेक्शन करते हैं। पूरे देश में हमने 24% ज्यादा जीएसटी, पूरे देश के जितने भी राज्य हैं, भाजपा शासित राज्यों को भी ले लें तो हमने 24% ज्यादा कलेक्शन करके दिया है। इसके बदले में हमें इनाम चाहिए, इनाम मिलना चाहिए था। तो हमको इनाम तो दूर की बात है साहब, इन्होंने जो हमारे अधिकार का पैसा है वो पैसा हमसे रोक लिया। करीब 8,500 करोड़ रुपए हमको केंद्र सरकार से हमारे अधिकार का लेना है। तो जो हमारे अधिकार का पैसा है हम उसको मांगते हैं, तो भाजपा क्यों इसमें आपत्ति करती है? इससे अधिकार का पैसा है, अधिकार का पैसा मांग रहे हैं, उसमें आपत्ति क्यों? जीएसटी से लेकर कोरोना काल तक में बजट को लेकर बड़ी तनातनी देखने को मिली है। अभिषेक भाई नमस्कार। आज तो केवल इतना विषय है कि देश का पूरा प्रधानमंत्री देश के कोरोना के लिए आने वाले समय में लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार कैसे हों, हम राज्यों को विश्वास में लेकर के हम अपने इस देश के प्रत्येक नागरिकों की सुरक्षा कैसे करें, ऐसे संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सहज सरल ढंग से उन्होंने चर्चा किया और ये भी किए कि यदि हमारे पास कोरोना का वैक्सीन आता है तो हम अपने राज्यों में वैक्सीन हर जनता तक पहुंचाने के लिए हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, कोल्ड चेन कैसा होना चाहिए, अंतिम छोर तक के लोगों को मेडिसिन पहुंचाने के लिए हमारी तैयारियां क्या है, इतना बढ़िया व्यापक दृष्टिकोण से उन्होंने किया। और यह भी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी किए कि माननीय भूपेश बघेल जी, आपके राज्य में आप अपने की परिस्थितियां हैं, आप सोचिए, विचार करिए कि आपका प्लानिंग कैसा होना, फुल प्रूफ प्लानिंग कैसे हो कि हम प्राथमिकता कैसे तय करें, हमारे कोल्ड चेन कैसे तय होगा, इस पर विचार करें और बढ़िया प्लान बना करके दीजिए। ऐसा एक चर्चा हुई, राजनीतिक चर्चा नहीं कि क्या दिया गया है, क्या लिया गया है, बजट कैसे दिया गया है। बजट का विषय पे अगर चर्चा करना है तो हम ये देखें कि जितने विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी ने अपनी बात को बजट की मांग के रूप में प्रस्तुत किया, नियंत्रण करने के लिए उन्हें खुली छूट दिए गए कि आपदा प्रबंधन से आप करोड़ों रुपए खर्च करिए, डीएमएफ फंड से आप करोड़ों रुपए खर्च करिए, इसका उपयोग अपने छत्तीसगढ़ की जनता के कोरोना के नियंत्रण में करने में लिखिए। वेंटिलेटर सरकार दे रही है, आईसीयू के लिए कुछ किट दे रहे हैं, वैक्सीन की तैयारी हो रही है, लेकिन राजनीतिक तौर पर बात करनी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भाजपा के हैं, मुख्यमंत्री जी कांग्रेस के हैं, तो राजनीतिक तौर पर यह विषय आज व्यवहारिक तौर पर लेकर के आया जा रहा है कि बजट क्या होगा, हमको देना चाहिए। आप देख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने उस बजट की बात करते देश के लोगों को क्या दिए। घर में उस समय में जब लोग बीमार थे, परेशान थे, तो चावल देने का फैसला किया गया, निःशुल्क चावल दिया गया, उनके जनधन खातों पे उसको पैसा दिया गया, लोगों को पैसा दिया गया है। आप उसको गैस सिलेंडर से उसको दिया गया है। हमें किट की उपलब्धता को सुनिश्चित कराया गया है और यहाँ तक के इसकी व्यवस्था के लिए करोड़ों रुपए का बजट भी दिया गया। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार को बताइए कोई भी योगदान नहीं दिया गया। ये राज्य अब तो हमारी ऐसी, हम इस स्टेज में हैं कि हम विश्वास के साथ, हम अपने जनता को विश्वास में लेकर के कैसे काम को खड़ा करें, यह माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि हम हमारी तैयारी कैसे करें, कि अगर वैक्सीन आता है तो हम कैसे करें, तैयारी करें। ठीक है, ये हालांकि ये जो बहस है वो बार बार फंड पर जाकर अटक जाती है, बाकी चीजें तो सब ठीक ठाक होती है। जब पैसों की बात आती है, फंड की बात आती है,
तो दिक्कतें बांधी जी वहाँ से शुरू हो जाती है। मैं डॉक्टर अनिमेष चौधरी भी जुड़े, उनसे एक छोटी टिप्पणी ले लूँ। डॉक्टर साहब, जो मौजूदा परिस्थिति है काफ़ी गंभीर बताया जा रहा है, दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ और हमारे देश के कुछ राज्यों में भी बड़ी तेज़ी से कोरोना रिवर्स हुआ है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें, जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है, अब पॉजिटिव की संख्या भी बढ़ रही है, आने वाला समय क्या और मुश्किल वाला हो सकता है हमारे लिए? अभिषेक जी, बिल्कुल हो सकता है, पर जहां तक मेरा एक्सपीरियंस और मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ में शायद महाराष्ट्र या दिल्ली जैसी स्थिति ना आए। एक तो हमारी पॉपुलेशन वैसे डेंस पॉपुलेशन नहीं जैसे कि मुंबई की या दिल्ली की है, हमारी पॉपुलेशन थोड़ी छितरी हुई सी है। दूसरी बात, अब हमारे यहाँ लगभग हर छोटा बड़ा हॉस्पिटल कोविड के मरीजों को देख रहा है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस अच्छा है और हॉस्पिटल्स की उपलब्धता है। हाँ, हमको जो एक्स्ट्रा और करना है कि अभी हमारे पास जो बड़े शहर हैं, भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर, और इवन बाकी सरकारों ने तो हर छोटी जगह पे भी अपने कोविड केंद्र बनाए हुए हैं, पर छोटी जगहों पे प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उनको अभी कोविड वो ट्रीट नहीं कर रहे हैं। बड़े शहरों में कोविड ट्रीट कर रहे हैं वो। तो अगर छोटी जगहों पे भी प्राइवेट हॉस्पिटल कोविड ट्रीट करना चालू कर दें तो हम लोग और आसानी से इसको कर पाएंगे। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूँ कि छोटी जगहों पे सरकार ने अपने खुद के कोविड केंद्र बनाए हुए हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में स्थिति अभी नियंत्रण में है, और जिस हिसाब से हमने अभी 2 महीने पहले का देखा था हालात, उसके हिसाब से मुझको लगता है कि अगर वैसे हालात भी आते हैं तो आराम से नियंत्रण में रहेगी। क्योंकि सितंबर के समय के जो हालात थे उस समय हमारे पास बहुत कम हॉस्पिटल थे। पहले एम्स पे लोड बढ़ा, उसके बाद फिर जो सरकारी केंद्र थे वो बढ़ते गए, फिर जैसे जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल भी आते गए तो सरकार को सबल मिला, लोगों को एक डॉक्टर ज्यादा उपलब्ध हुए, स्टाफ ज्यादा उपलब्ध हुए, दवाइयाँ उपलब्ध है, पीपीई किट, वेंटिलेटर अब सब उपलब्ध हो चुके हैं। ये तो यूज एंड थ्रो वाले आइटम होते नहीं है, हम हैंडल कर सकते हैं मतलब, लेकिन ये आपको आशंका है कि पॉजिटिव मरीजों की संख्या में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल सकता है जैसा सितंबर में हमने देखा था? पॉजिटिव मरीजों की संख्या में उछाल तो है ही, पर साथ में बीच में भी क्या हुआ था कि जो वायलेंस है, जो सिवियरिटी है वो थोड़ी कम हो गई थी, इसलिए बहुत सारे लोग होम क्वारंटाइन में आराम से ठीक हो रहे थे। अभी बहुत सारे लोग होम क्वारंटाइन में ठीक हो रहे हैं। मुझे लास्ट टाइम न्यूमोनिया बढ़ा था जिसके हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी थी, वो न्यूमोनिया थोड़ा सा भी फिर बढ़ा है। हो सकता है कि सर्दी के कारण बढ़ा हो, एग्जैक्ट कोई नहीं जानता किस कारण से बढ़ा है। वायरस के वायरुलेंस भी चेंज होता रहता है समय समय से। तो अगर निमोनिया बढ़ेगा तो हमको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर निमोनिया ज्यादा नहीं बढ़ता है तो लोग आराम से होम क्वारंटाइन में घर में ठीक हो सकते हैं, जैसे कि पिछले 3-4 महीने से ठीक हो रहे हैं। जी अभिषेक। बांधी जी, यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे थे फंड को लेकर, आपने बहुत सी चीज़ें गिनाई, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हमें फंड आप दिलवा दीजिए, बाकी ये सब कुछ वो मैनेज कर लेंगे, फंड दिलवाने में हेल्प करिए। देखिए, यही तो एक राजनीतिक है। हम इनको पूछते हैं कि आपको ऑक्सीजन सप्लाई के लिए फंड चाहिए क्या, तो सरकार, केंद्र सरकार आपको ऑक्सीजन की उपलब्धता कराएगी। आप तय तो करिए कि ऑक्सीजन चाहिए, हमें वेंटिलेटर्स चाहिए तो वेंटिलेटर के लिए बजट के लिए वेंटिलेटर देने के, आप मटेरियल नहीं बजट की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, आप सामग्री की बात करिए ना। और दूसरी चीज, अभी बजट आपदा प्रबंधन है, उस आपदा प्रबंधन में करोड़ों रुपए है अभिषेक जी, उसका उपयोग इन सामग्रियों को खरीदने में करना चाहिए। डीएमएफ फंड के पैसों से करोड़ों रुपए है, उस पैसे का क्यों नहीं उपयोग करना चाहिए? उसका करने की आपको खुली छूट है, अनुमति है, इसका करिए ना। और केंद्र सरकार भी अन्य बार-बार जब भी फंड की बात आती है, भाजपा डीएमएफ और आपदा प्रबंधन की बात करती है कि उस फंड में काफी पैसे हैं, इसका इस्तेमाल आप लोगों को करना चाहिए, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, ये लोग बार बार आपदा प्रबंधन और डीएमएफ की बात करते हैं। सीएसआर मद में भी बहुत बड़ा पैसा था, वो सारे पैसे को ये लोग दिल्ली ले गए। पीएम केयर फंड के माध्यम से इन्होंने पूरे देश से पैसा इकट्ठा किया, उस पैसे का हिसाब देने वाला आज कोई नहीं है। हम तो कोविड के पैसे की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं भाई, हम आपसे जो 30,000 करोड़ मांगे थे और आपने जो इस देश को 20 लाख करोड़ 20,000 लाख करोड़ का पैकेज जो दिया था, उसमें एक व्यक्ति तो बता दीजिए जो उससे लाभान्वित हुआ हो, वो पैसा किसकी जेब में गया? हम अपने अधिकार का पैसा मांगते हैं, ये हमसे व्यापार करने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे जीएसटी का पैसा आप हमें वापस कर दीजिए, जो हमारा अधिकार है। आप कहते हैं कि आप हमसे वेंटिलेटर खरीद लीजिए, मतलब पैसा आपके पास है नहीं, वो वेंटिलेटर आप कहां से लेकर आएंगे? ये एक तरह से मुझे तो ये लगता है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से दिवालिया होने के कगार पर आ गई है, और यही स्थिति रही
तो जो हमारे जो शासकीय उपक्रम है, जो कांग्रेस पार्टी ने 70 वर्षों में कड़ी मेहनत और लगन से इस देश में बनाया था, उस शासकीय उपक्रमों को बेचने का जो काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, उसका ये सीधा सीधा बताता है कि सरकार पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है, इनके पास पैसे की कमी है, ये राज्यों से पैसे की उगाही करके उसके अधिकार का पैसा नहीं दे पाते। और मैं तो अभिषेक जी ये कहता हूं, भाजपा शासित जो राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री तो बेचारे आवाज तक नहीं उठा पा रहे हैं। वो भूपेश बघेल जी को फोन करके कहते हैं कि हम तो मांग नहीं पाते, आप कम से कम हमारी आवाज उठाते हैं, आपके हम आभारी हैं। भाजपा के मुख्यमंत्रियों की तो स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि उनसे तो कुछ करते नहीं बन रहा है, क्या करें। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो है उनके आंखों में पट्टी बन गई है, भाजपा के नेताओं के आंखों में पट्टी बन गई है। अभिषेक जी मैं पूछना चाहूंगा गांधी जी से, इन्होंने अपना जो कोविड का जो कंट्रीब्यूशन फंड है ये इन्होंने किसमें दिया? छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन में दिया, मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया या पीएम केयर में दिया? डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, पूरी भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों के वोट से विधायक तो ये बने हैं, सांसद तो ये बने हैं, लेकिन ये अपना पैसा जो है वो पीएम केयर फंड में नरेंद्र मोदी जी के खाते में जमा करते हैं। छत्तीसगढ़ियों के लिए राज्य के खाते में पैसा जमा करना ये लोग अपनी तौहीन समझते हैं। तो ये बताता है कि छत्तीसगढ़ की जनता से इनका कितना सरोकार है। साहू जी, हमने अपने क्षेत्र के पैसे पर भी हमने 25 लाख रुपए हमने दिए ताकि व्यवस्था बने। सरकार ने भी एक अच्छी पहल की थी, उस पहल का भी फायदा हमने स्थानीय स्तर पे किया, लेकिन आपकी जो भाषा शैली है वह पूरी राजनीतिक तौर पर ही है। आप असक्षम हैं छत्तीसगढ़ में कोरोना के नियंत्रण में। परिणाम यह है कि आज एक हमारा छोटा सा राज्य है, बड़े बड़े राज्यों से भी कोरोना के मामले में हम बहुत आगे कर दिए, क्योंकि आपकी अव्यवस्था का उदाहरण है। आप केवल सरकार में रह करके निर्देश भी जारी किए हैं, लेकिन आपने प्रशासन को मजबूती के साथ व्यवस्था में आपने लगाया नहीं है, आपने कोई टीम नहीं लगाया है। परिणाम यह है कि आज जो लोग हैं उनके बीच में विश्वास पैदा नहीं है और निश्चिंत होकर के सब चल रहे। हमारी कोई बहुत जरा जमीनी स्तर पर हमारा प्रोग्राम नहीं दिख रहा है कि हम कोरोना को नियंत्रण कर सके हैं। आप बजट, जीएसटी है, आप अगर जीएसटी और बजट का जो प्रावधान है उसके आधार पर आप निर्णय कर रहे हैं। हम तो केवल व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जागरूकता की बात कर रहे हैं, हमारी जो अमले हैं उसको मजबूती की बात कर रहे हैं कि हम कैसे घर घर सर्वे करें, हम कैसे प्राथमिकी तौर पर अर्ली डायग्नोसिस करें, फिर अर्ली ट्रीटमेंट की ओर जाएं, हम कैसे लोगों को पहचान करें, हमारी टीम पहचान करे, कोरोना को पहचान करे, हम जिस पहचान को लोकल स्तर पर हम तत्कालिक कैसे निर्णय लें कि ये कैसे फैलता है, कैसे चर्चा करें कि ये कैसे फैल रहा है, लोकल स्तर पर ये बातचीत है। इसकी व्यवस्था बनाने में आप फेल हो गए हैं और जनता अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। जनता तो दे रही है, एनजीओ बहुत सारे आपको मदद कर रहे हैं, लेकिन आप उन एनजीओ से भी विश्वास के साथ आप संपर्क करने में नाकाम हो रहे। परिणाम यह है कि पूरे छत्तीसगढ़ में आज कोरोना पूरे कई राज्यों की तुलना में कई राज्यों के तीसरे तरीके से हम स्थापित होते चले जा रहे हैं। तो बांधी जी, आपको लगता है कि फंड की जरूरत नहीं है यहाँ पर जो बार बार मांग उठती रही है? देखो, फंड की आवश्यकता है, हमें फंड की आवश्यकता है, हमारा जो डिमांड है उसकी आवश्यकता है, फंड की आवश्यकता है, सामग्रियों के लिए आवश्यकता है, हमें वेंटिलेटर चाहिए, हमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मजबूत करने में हमकी व्यवस्था चाहिए, हमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मजबूत करने में हमको पैसे की फंड की जरूरत पड़ेगी। हम किस तरीके से उसको मजबूत बनाएं, हम जिले अस्पताल को हम कैसे मजबूत बनाएं, हम लोगों में कोरोना के प्रति हम अर्ली डायग्नोसिस के लिए किट की टेस्टिंग को हम कैसे बढ़ाएं। निश्चित तौर पर इन सब के लिए पैसे की जरूरत है। ये जो है पूरे प्लान के साथ अपनी बातचीत को फंड की डिमांड वो केंद्र से कर रहे हैं, पूरी विश्वास के साथ रखें इन चीजों को। इनके लिए फंड की जरूरत पड़ती है, तो इनका जो यही तो माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आपका प्लान क्या है, आपका प्रोग्राम क्या है, आप उसके प्रोग्राम पर डिस्कशन करिए।
माननीय प्रधानमंत्री जी तो यही कहते हैं ना कि आपका प्रोग्राम बना लीजिए, आप जमीन तक के कैसे पहुंचे, हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कैसे पहुंचे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कैसे, उप स्वास्थ्य केंद्र पर कैसे पहुंचे, जिले पर हम कैसा नियंत्रण करें, हर एक व्यक्ति को कैसे प्लान करें, आप लोग नहीं दे पा रहे तो पूछ रहे हैं। आपको इसी की तो योजना बना करके त्वरित देना है। गांधी जी ने तो जो बातें त्वरित करना कही, है। मुझे हम मेरी कोल्ड चेन बातों को कैसे राजनीति बनाएं, से हम प्रेरित कोल्ड बताते चेन के हैं। लिए मैं सिस्टम सच्ची कैसे बात कहता हूं तो इनको बुरा लगता है। मैं जो कह रहा हूं, आज छत्तीसगढ़ को आप कह रहे हैं कि हम कोरोना से लड़ने में नाकाम है, आप तो कोरोना पर चर्चा करें ना, आप धान पर चले जाते हैं, आप धान पर चले जाते हैं। आप अपने हृदय में हाथ रख के कहिए, जो भाजपा शासन काल में जो राज्य है, भाजपा शासित जो राज्य है, क्या वहां पर कोरोना पिछड़ गया है? अरे इस देश में तो 4, 5 की 10 की संख्या थी कोविड के मरीजों की। आपकी पार्टी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नमस्ते ट्रंप कराया, कोरोना को न्योता देके बुलाया। जब विदेश से लोग कोविड पॉजिटिव होकर आ रहे थे, जरूरत थी एयरपोर्ट में लोगों को रोक करके स्क्रीनिंग करने की। आप ट्रंप के स्वागत में व्यस्त थे, और आप जो आज नाकामी है उसका ठिकरा आप छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बदलकर सरकार पर फोड़ते हैं। आपको यह बताना चाहिए, इस देश में आज हम 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ तक कोविड पॉजिटिव मरीज पहुंच गए हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? जब कोविड पॉजिटिव लोग आ रहे थे, उसको रोकने की दिशा में केंद्र सरकार ने काम क्यों नहीं किया? आपकी पार्टी ने, आपके नेता डॉक्टर रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कितनी बार चिट्ठी लिखी कि एयरपोर्ट को सील करो, एयरपोर्ट में लोगों की स्क्रीनिंग करो। एक पत्र तो सार्वजनिक करिए, आपकी मंशा सामने आ जाएगी। मेरी कही बात जब आपको कड़वी लगती है तो आप इसको राजनीति से प्रेरित बताए थे। गांधी जी, आप डॉक्टर तो हैं, लेकिन आप जनता की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं। आपको सलाह देनी चाहिए, आपको चिट्ठी लिखनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को, और उनसे निवेदन करना चाहिए कि आज हम जिस तरीके से पूरे देश में, पूरे विश्व में हम लोग दूसरे नंबर पर आ गए हैं, तो माननीय कुछ करिए, नहीं तो हम एक दिन प्रथम नंबर पर भी आ जाएंगे। तो केंद्र सरकार को भी सलाह दीजिए, राज्य सरकार के पास सक्षम टीम है, व्यवस्था है। हमने कोविड से लड़ाई लड़ी है, जीते हैं, आगे भी लड़ेंगे और जीतेंगे। अभिषेक जी बोले गांधी जी। ट्रंप की फैलाव की बात करते हैं। आज छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से, अभिषेक जी मुझे बोलने दीजिएगा प्लीज। छत्तीसगढ़ में जब कोरोना से पीड़ित मजदूर जब आ रहे थे, तो सरकार निर्देश जारी करती थी कि हम उन मजदूरों को छत्तीसगढ़ के राज्य के बॉर्डर लाइन पर उसका कोरोना का टेस्ट करेंगे, उसके पश्चात आपको अंदर लाएंगे। कितने जगह इसने टेस्ट करने का प्रयास किया? आपने निर्देश जारा और अपने निर्देशों पर आपने ही लोगों को धोखा दिया, और बेवजह लोग आए। किस परिस्थिति में आए, कैसे परिस्थिति में आए, और गांव में जब रखे, क्वारंटाइन सेंटर किया गया था, कितना पैसा खर्चा किया आपने क्वारंटाइन में, मुझे बता दीजिएगा। किन किन ग्राम पंचायतों को आपने कितना कितना पैसा दिया है? अगर 14वें वित्त का पैसा उपयोग कर, अगर पंचायतों ने उपयोग नहीं किए रहते, तो उन मरीजों का देखभाल सरपंच कितने परेशान होकर किया है, उन पैसों से किया है, 14वें वित्त के पैसे से। शासन ने कितना पैसा दिया, जरा बजट बता दीजिएगा मुझे, जरा आप दुहाई दे। मैं इसीलिए मैं एक बात कह रहा था कि इसमें नहीं, हमें अभी कोरोना से सावधान होने का, आपने अभिषेक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा हिसाब दिया है, किस विकासखंड को कितना पैसा गया है, एक एक चीज का, एक एक पैसे का हिसाब दिया गया है। पैसा दिया छत्तीसगढ़ की जनता के कितना पैसा दिया, बता दीजिएगा। पीएम केयर फंड का कितना पैसा हिसाब दिया आप भी बता दीजिएगा। आप कोरोना में क्वारंटाइन सेंटर में कितना पैसा दिया, ये बता दीजिएगा। अगर अजय जी, गांधी जी, अनिमेश जी से एक छोटी टिप्पणी लेके मैं प्रोग्राम समाप्त करूंगा। अनिमेश जी, आने वाला समय आरोप लगाने से कुछ मुश्किल भरा है, किस तरीके की सावधानी की जरूरत है? अनिमेश जी, डॉक्टर अनिमेश, ठीक है, गांधी जी, मैं डॉक्टर अनिमेश से एक फाइनल टिप्पणी ले लेता हूं। अनिमेश जी, आने वाला समय मुश्किल भरा है, किस तरीके की सावधानी की जरूरत है? सावधानी तो वही है जो प्रिकॉशन, मास्क पहनना, हाथ सैनिटाइज करना, दूरी बनाए रखना। वैक्सीन जब आएगी तब आएगी, और जब वैक्सीन आएगी तो ऐसा नहीं कि वैक्सीन लगाते ही आप इम्यून हो जाएंगे। वैक्सीन अपने इफेक्ट लेने में टाइम लेती है। कई बार जो वैक्सीन रहती हैं उनमें 1, 2, 3 कितनी डोजेस लगती है हमको भी नहीं पता रहता है। तो वैक्सीन के भरोसे नहीं रहना है, मास्क ही वैक्सीन है। ये जो न्यू एक मुहावरा चला है, इसी को फॉलो करना है कि मास्क ही वैक्सीन है, और आपको हमेशा मान के चलना है कि आप भी कोविड पॉजिटिव और आपके सामने वाला भी कोविड पॉजिटिव है। तो यही मान के आपको हर समय प्रिकॉशन फॉलो करना है।
वही मास्क पहनना है, हमेशा हैंड सैनिटाइज करना है और दूरी बनाए रखना है। यही 3 प्रिकॉशन जनवरी में भी थी और यही 3 प्रिकॉशन जनवरी 2021 में भी रहेंगी और कुछ ज्यादा चेंजेस इसमें नहीं आना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत अहम मोड़ पर छत्तीसगढ़ इस वक्त खड़ा हुआ है। आज प्रधानमंत्री के साथ बैठक भी हुई है, चर्चाएं भी हुई है कि आने वाले समय में मुश्किलों से निपटने के लिए क्या क्या तैयारियां हैं। वैक्सीन को लेकर बात हुई है, लेकिन कोई डेट अभी फिक्स नहीं हुई है वैक्सीन को लेकर। लेकिन माना यह जा रहा है, जैसे डॉक्टर अनिमेश भी कह रहे हैं, कि फिलहाल मास्क ही यहाँ पर वैक्सीन मानिए, सोशल डिस्टेंस को ही वैक्सीन मानिए, हैंड सैनिटाइज करने को ही वैक्सीन मानिए, क्योंकि वैक्सीन कब आएगी, कब लगेगी और कितने देर में असर करेगी, कितने डोज उसके होंगे, ये सब बातें फिलहाल भविष्य के गर्त में है। हमको अलर्ट रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। आज का मुद्दा में